चलिए आज चलते हैं चौथी सदी के भारत में। एक ऐसा दौर जब इतिहास एक ऐसे शासक को देख रहा था जो बिल्कुल असाधारण था। गुप्त वंश के समुद्रगुप्त। भारत अपने स्वर्ण युग की दहलीज पर था और इस पूरी कहानी के हीरो थे एक ऐसे राजा जो एक विजेता से कहीं कहीं ज्यादा थे। जरा इस सिक्के को देखिए, ये कोई आम सिक्का नहीं है। ये हमें एक महान सम्राट की वो तस्वीर दिखाता है जो बहुत कम देखने को मिलती है। वो जंग के मैदान में नहीं बल्कि सुकून से वीणा बजा रहे हैं। ये उनके किरदार के एक बहुत ही गहरे और कलात्मक पहलू को दिखाता है जो उस दौर के एक ताकतवर राजा के लिए वाकई बहुत अलग बात थी। और बस यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ वो कविराज हैं और दूसरी तरफ एक ऐसा योद्धा जिसे कभी कोई हरा नहीं पाया, जिसे उनके दरबारी कवि ने समरशत यानी 100 युद्धों का नायक कहा था। तो फिर असली समुद्रगुप्त कौन थे? आइए उनकी दुनिया में और गहरे उतरते हैं। तो एक साम्राज्य बनाने के लिए समुद्रगुप्त ने शुरुआत कहाँ से की? उनका सबसे पहला और सबसे बड़ा मिशन था पूरे उत्तरी भारत को एक झंडे के नीचे लाना। ये सिर्फ सरहदों को बढ़ाना नहीं था, बल्कि एक बेहद मजबूत सेंट्रलाइज्ड एम्पायर की नींव रखना था। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत यानी आर्यावर्त के 9 राजाओं को हराया। और यहाँ हराना कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है। उन्हें सचमुच जड़ से उखाड़ फेंका गया और उनके राज्यों को सीधे गुप्त साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया। उनकी इस पॉलिसी का एक खास नाम था प्रसवोद्धरण। इसका मतलब था बलपूर्वक उन्मूलन। कोई बातचीत नहीं, कोई समझौता नहीं, जो भी जीता उसे पूरे तरह से अपने साम्राज्य में मिला लेना। मकसद बिल्कुल साफ था, उत्तर में एक ऐसा पावर सेंटर बनाना जिसे कोई चुनौती ही न दे सके। तो उत्तर तो अब पूरी तरह से कंट्रोल में था। पर समुद्रगुप्त की नजरें यहीं नहीं रुकीं। उनकी महत्वाकांक्षा तो विंध्य के पहाड़ों को लांघकर दक्षिण तक पहुंच चुकी थी। वो पूरे उपमहाद्वीप पर अपना असर देखना चाहते थे। मगर यहाँ उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने दक्षिण के 12 राजाओं को हराया, उन्हें बंदी भी बनाया और फिर उन्हें आजाद कर दिया। जी हाँ, उन्हें जाने दिया। ये उनकी फौजी ताकत के साथ साथ उनकी सियासी समझ का भी सबूत है। उनकी इस कमाल की स्ट्रैटेजी का भी एक नाम है ग्रहण मोक्षानुग्रह। यानी पहले ग्रहण करो मतलब पकड़ो, फिर मोक्ष दो यानी आजाद करो, और फिर अनुग्रह करो मतलब उन्हें अपना सामंत बनाकर उन पर कृपा दिखाओ। समुद्रगुप्त जानते थे कि पाटलिपुत्र में बैठकर दूर दक्षिण पर राज करना मुश्किल है, तो ये वफादारी और टैक्स दोनों हासिल करने का एक जीनियस तरीका था। तो देखिए, एक ही राजा लेकिन दो बिल्कुल अलग अलग रणनीतियां। उत्तर के लिए प्रसवोद्धरण यानी पूरी तरह से कब्जा, और दक्षिण के लिए ग्रहण मोक्षानुग्रह यानी होशियारी से अपना प्रभाव जमाना। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक बाहुबली योद्धा नहीं बल्कि एक जीनियस रणनीतिकार भी थे। लेकिन देखिए, साम्राज्य सिर्फ जंग के मैदानों में नहीं बनते। इन जीतों से जो स्थिरता और दौलत आई, उसने भारत के उस दौर की नींव रखी जिसे हम आज स्वर्ण युग या गोल्डन एज के नाम से जानते हैं। समुद्रगुप्त का सपना था चक्रवर्तीन सम्राट बनना। चक्रवर्तीन मतलब एक ऐसा आदर्श राजा जो पूरी दुनिया पर धर्म और न्याय से राज करे। तो उनकी ये विजय सिर्फ जमीन जीतने के लिए नहीं थी, बल्कि इस महान लक्ष्य को पाने का एक जरिया थी। और अपनी इस हैसियत को दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने क्या-क्या किया? उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया, जो उस जमाने में सबसे बड़ी शक्ति का प्रतीक था। इस मौके पर खास सोने के सिक्के भी जारी करवाए और महाराजाधिराज यानी राजाओं के भी राजा जैसी उपाधियां ली। और यही बात हमें वापस उस पहले सिक्के पर ले आती है जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी। वो सिर्फ एक विजेता नहीं थे, वो कविराज थे, यानी कवियों के राजा। वो एक शानदार संगीतकार थे। उनके राज में जो शांति और समृद्धि आई, उसी ने कला, संस्कृत, साहित्य, विज्ञान और वास्तुकला को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। यही तो थी स्वर्णयुग की असली नींव। पर अब सवाल ये उठता है कि लगभग 1700 साल बाद हमें ये सारी बातें इतनी डिटेल में पता कैसे हैं? आखिर क्या है इसका राज? इसका जवाब छिपा है इस एक स्तंभ में। यह है इलाहाबाद का मशहूर स्तंभ। मूल रूप से इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था, लेकिन यही वो गवाह है जो हमें समुद्रगुप्त की पूरी कहानी सुनाता है। इस स्तंभ पर खुदे हुए लेख को कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा में लिखा गया लेख,
और इसे लिखा था समुद्रगुप्त के ही एक मंत्री और दरबारी कवि हरिशेर ने। सोचिए, उनके अपने ही मंत्री ने ये सब लिखा, जो इसे उनके दौर का सबसे भरोसेमंद सोर्स बनाता है। उनकी फौजी कामयाबियां इतनी जबरदस्त थीं कि मशहूर इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन तक कह दिया। ये टाइटल ही बताता है कि उनकी सैन्य रणनीति और ताकत का दबदबा कैसा रहा होगा। तो आखिर में बस यही सवाल रह जाता है, एक योद्धा, एक रणनीतिकार, एक कवि और कला का पारखी। समुद्रगुप्त की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक इंसान के अंदर कितनी काबिलियत हो सकती है, और एक महान साम्राज्य का असली निर्माता आखिर होता कौन है।